नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के मोतिहारी में थे। यह बिहार का उनका 53वां दौरा था। ये 24 के चुनाव से भी मुश्किल चुनाव है। यह बिहार का चुनाव है जहां जातियों का खाचा भी है और 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर आज से पहले अपराध पर इतने सवाल नहीं थे जितनी आज की तारीख में है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं जो मझधार से नौका पार कराना जानते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगले 4 साल का सबसे टफ चुनाव कहा जा रहा है। मोदी का चुनावी तरकश तैयार है और तरकश में बिहार के लिए करोड़ों रुपए की सौगात है। घर का वादा, मुफ्त बिजली का प्लान है और विरोधियों पर चुन चुन कर प्रहार भी है। आज उन्होंने बिहार के चुनाव में किन किन मुद्दों पर यह लड़ाई लड़ी जाएगी और विरोधियों को कैसे पस्त किया जाएगा, इसका खाका खींच दिया। बीते कुछ दिनों से लगातार नीतीश सरकार अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं से विपक्ष के निशाने पर थे, लेकिन मोदी ने 2005 से पहले का बिहार याद दिलाया, जब बिजली नहीं लालटेन वाला दौर था, जब घर से उठाकर लोगों की हत्या 365 दिन का सीजन था। आज मोदी ने लालू तेजस्वी की दुखती रग पर भी हाथ रख दिया। तेजस्वी यादव रोजगार की बात करते हैं। मोदी ने कहा, जो रोजगार के बदले जमीन अपने नाम रखवा ले वो नौकरी क्या देंगे। बिहार में सुशासन पर सवाल उठ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर नीतीश सरकार घिरी हुई है। विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिगड़ती कानून व्यवस्था पर घेर रहा है। क्या बिहार में जंगल राज पार्ट 2 आ गया है? बिहार में नीतीश का राज है या अपराधियों का राज? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पटना क्राइम कैपिटल बनता जा रहा है। कभी अस्पताल में घुसकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है, तो कभी घर के बाहर किसी बड़े व्यापारी का मर्डर कर दिया जाता है। कल पटना के पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फिल्म स्टाइल में अपराधी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल होते हैं और वारदात को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए चले जाते हैं। विपक्ष नीतीश कुमार को घेरने लगता है, पूछता है कि क्या ये 2005 के बाद वाला बिहार है। ऐसे में सबकी नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चंपारण की उस धरती पर पहुंचे जहां से गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की शुरुआत की थी। मोतिहारी में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। मोदी मोदी मोदी। लॉ एंड ऑर्डर पर तमाम सवालों के बीच आज मोदी के साथ दिखे नीतीश। मोदी ने एक बार फिर कंफर्म किया कि अगला चुनाव नीतीश के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा और बिना नाम लिए लालू पर अटैक करके चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। ये सफर बिहार ने एनडीए के साथ चलकर पूरा किया है। इसलिए बिहार का संकल्प अटल, एनडीए के साथ हर पल, एनडीए के साथ हर पल। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको पक्का घर नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू राज में हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम को लेकर ही हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने तेजस्वी यादव के उस एजेंडे की भी हवा निकालने की कोशिश की जिसमें जातीय जनगणना को लेकर नीतीश सरकार को पिछड़ा विरोधी बताया जाता है।
न हम नारों तक अटकते हैं, न हम वादों तक सिमटते हैं। हम तो काम करके दिखाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, तो ये हमारी नीतियों में भी, निर्णयों में भी नजर आता है। एनडीए सरकार का तो मिशन ही है हर पिछड़े को प्राथमिकता, हर पिछड़े को प्राथमिकता, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो या पिछड़ा वर्ग हो, हमारी सरकार की वो पहली प्राथमिकता है। दशकों तक हमारा ओबीसी समाज ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। ये काम भी हमारी ही सरकार ने किया। हमारे आदिवासी समाज में भी जो सबसे पिछड़े थे, सरकार ने उनके लिए जनमन योजना शुरू की। अब इनके विकास के लिए 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो पिछड़ा है वो हमारी प्राथमिकता है। तो वहीं परिवारवाद के बहाने तेजस्वी और राहुल पर जबरदस्त अटैक भी। कांग्रेस और आरजेडी गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते आए हैं, लेकिन बराबरी का अधिकार तो दूर, ये परिवार से बाहर के लोगों को सम्मान तक नहीं देते। इन लोगों का अहंकार आज पूरा बिहार देख रहा है। हमें बिहार को इनकी बुरी नीयत से बचाकर रखना है। किया बिहार में 90 दिन के बाद विधानसभा चुनाव है। बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी उतर आए हैं। पीएम मोदी आज चंपारण में थे। चंपारण रीजन में विधानसभा की 21 सीटें हैं। साल 2020 के चुनाव में एनडीए ने 21 में से 17 सीटें जीती थी। पीएम मोदी की कोशिश है कि इस बार भी चंपारण रीजन के वोटरों को एनडीए के पक्ष में सील किया जाए, लेकिन पीएम मोदी के लिए बिहार का चुनाव अगले 4 साल का सबसे टफ चुनाव है। इसकी वजह नीतीश कुमार की सेहत, नीतीश कुमार के राज में जंगल राज की बात, क्योंकि बिहार में सरकार लालू नहीं नीतीश कुमार चला रहे हैं। और ये सच्चाई है कि बिहार में बीते 16 दिन में 60 से ज्यादा मर्डर हो चुके हैं। जनवरी से जून तक 1376 मर्डर का आंकड़ा सामने आया है। अब तक 1400 से ज्यादा मर्डर हुए हैं। इसे लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा है। अपराध से भयभीत पूरा बिहार आज भयाक्रांत है। अब प्रधानमंत्री जी के मुंह से भी निकला, जरा बोलते ना जंगल राज, निकला एक वो शब्द मुंह से, ललटेन ही जो है ना वही बिहार को आगे ले जाएगा। भरम में नहीं रहनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। अचेत तो मुख्यमंत्री जो लाडले हैं उनके हाथ में बिहार अब सुरक्षित नहीं। नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घिरे हैं। ऐसे में नीतीश ने बिजली फ्री और कई योजनाओं का ऑफर देकर बाजी पलट दी है। चुनाव से पहले बिजली फ्री के ऑफर को बड़ा गेम चेंजर बताया जा रहा है। ऑफर नंबर 1, 125 यूनिट घरेलू बिजली फ्री। ऑफर नंबर 2, वृद्ध पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए। ऑफर नंबर 3, विधवा पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए। ऑफर नंबर 4, सरकारी भर्तियों में डोमिसाइल नीति। ऑफर नंबर 5, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी रोजगार। तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। सरकार की तरफ से सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। कि जितना आपको इज्जत करते हैं
और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के वादे से ज्यादा जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टाइम बाउंड डिलीवरी पर भरोसा है, क्योंकि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक जो भी चुनावी वादा किया गया उसे पूरा भी किया गया। लेकिन बिहार बाकी राज्यों से अलग है। बीते 29 दिन में जिस राज्य में 50 से ज्यादा कत्ल हो जाएं, वहां कानून व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या हो गई। शूटर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मर्डर का प्लानिंग करने वाला तौसीफ और तौसीफ से हत्या कराने वाले शेरू तक का लिंक स्टैब्लिश हो गया। लेकिन फिर भी बिहार पुलिस के हाथ खाली हैं। ऐसे वक्त में जब चुनाव सिर पर खड़ा हो और बिहार के एडीजी मर्डर का सीजन बताने लगे, तो विरोधियों के पास सरकार की खिंचाई का इससे बेहतर मौका और हो ही नहीं सकता। और वो भी तब जब पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा एक बड़ा चेहरा शूटर्स के साथ पोस्टर में छपे, तो मामला और गंभीर हो जाता है। चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि तौसीफ पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी से जुड़ा हुआ था। पशुपति पारस की तस्वीर वाले पोस्टर पर तौसीफ का फोटो भी है। सुपारी किलर तौसीफ बादशाह का एक पोस्टर सामने आया है, जिसमें पशुपति पारस की तस्वीर है। पोस्टर में तौसीफ खान की भी तस्वीर लगी है। तौसीफ के नाम के नीचे समाज सेवी लिखा है। पोस्टर में तौसीफ खान के एक सहयोगी निशु खान की भी तस्वीर है। पोस्टर में निशु खान की 2 तस्वीर है। निशु खान एक तस्वीर में प्रिंस पासवान के साथ दिख रहा है, तो दूसरी तस्वीर में पशुपति पारस के साथ दिख रहा है। पोस्टर में लिखा है कि अगर चांद की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। आपको बता दें कि पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा हैं और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अभी पशुपति पारस की पार्टी तेजस्वी के आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये वही तौसीफ उर्फ बादशाह है जिसने 17 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में हत्या की घटना को अंजाम दिया था। इस पूरे शूटआउट को तौसीफ ने ही लीड किया था। चंदन मिश्रा के मर्डर की सुपारी लेने से लेकर हत्या की प्लानिंग और मर्डर के दौरान वीडियो बनाने से लेकर शूटरों के भागने तक का प्लान खुद तौसीफ ने बनाया था। पूरी वारदात को समझने के लिए आपको इन 6 तस्वीरों की टाइमलाइन को समझना होगा। कैसे 12 मिनट के भीतर शूटआउट की वारदात को अंजाम दिया गया। चंदन हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन सामने आई है, जिससे पता चलता है कि 12 मिनट में ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। चंदन मिश्रा की हत्या में 5 नहीं 6 शूटर्स शामिल थे। इसका खुलासा इस तस्वीर से होता है, जिसमें 6 शूटर्स एक साथ दिख रहे हैं। अब उसकी टाइमिंग देखिए। सीसीटीवी में जो टाइम दिख रहा है उसके मुताबिक 17 जुलाई को सुबह 7:13 और 44 सेकंड से लेकर 7:13 और 47 सेकंड तक तौसीफ के साथ छठा शूटर दिखाई देता है, बातें करता दिखता है। फिर करीब 5 सेकंड बाद सड़क के दूसरी तरफ से 4 और शूटर्स आते दिखाई देते हैं, जिसके बाद छठा शूटर हाथ जो कंधे में बैग लटकाकर रखा है, मुंह पर मास्क लगा रखा है और हेलमेट पहने हुए है, वो वहां से हाथ हिलाकर इशारा करते हुए आगे बढ़ जाता है। छठे शूटर के जाने के बाद तौसीफ बाकी के 4 शूटर्स को प्लानिंग समझाता है। उस वक्त सुबह 7:14 हो रहे थे। तौसीफ शूटरों को समझाता है कि शूटआउट को कैसे अंजाम देना है, कौन किस पोजीशन पर रहेगा, कौन मर्डर का वीडियो बनाएगा, कौन किस मोटरसाइकिल से भागेगा। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हुई हत्या मामले में पुलिस को एक और सीसीटीवी मिला है और इस सीसीटीवी से जानकारी मिली कि अपराधी हॉस्पिटल के ठीक बगल की गली से आए थे। ये इलाका समनपुरा कहलाता है और यहाँ इसी रास्ते से अपराधी 6 की संख्या में आए और ठीक सड़क किनारे एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीरें भी कैद हो गई। यहाँ देखिए, ये जो कैमरा है इसी कैमरे की तस्वीरें हैं और एक दूसरा कैमरा भी यहाँ पर लगा हुआ है और इसके ठीक अपोजिट साइड में इस तरफ एक और कैमरा लगा है, ये तीसरा कैमरा। और इस कैमरे से दिखा कि 6 की संख्या में अपराधी यहाँ पर जमा हुए। ये काले रंग का गेट भी दिख रहा है उसमें
और यहाँ पर 6 अपराधी यहाँ जमा हुए और फिर यहीं से ठीक आगे की तरफ बढ़े। 5 अपराधी अंदर गया, 1 बाहर रह गया और ये हॉस्पिटल की बिल्डिंग है ठीक बगल में। और इसी हॉस्पिटल में हत्या को अंजाम देने के बाद इसी तरफ से, यहाँ से जिधर से एक बाइक सवार व्यक्ति आ रहा है, इसी रास्ते से फिर अपराधी यहाँ से भागते हुए दिख रहे हैं। बाइक पर 3 अपराधी हैं और जो बीच में बैठा हुआ है वो जश्न मनाता दिख रहा है। वो अपने दोनों हाथ को ऊपर किए हुए है और जो सबसे आगे व्यक्ति बैठा है उसने हेलमेट पहन रखा है। तो पुलिस को काफ़ी जानकारी मिली है और इस सीसीटीवी के मिलने के बाद पुलिस को ये भी पता चला है कि इसी समनपुरा इलाके में तौसीफ का एक रिश्तेदार भी रहता है जिसने इस पूरे मामले में तौसीफ की और उसके साथ जो अपराधी आए थे उनकी मदद की है। इसके बाद तौसीफ और उसके 4 शूटर्स पारस हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं। इसे लीड खुद सुपारी किलर तौसीफ उर्फ बादशाह करता है, जो फिल्मी स्टाइल में अपनी पैंट से पिस्तौल निकालता है। फिर चंदन के कमरे में एक एक कर 5 शूटर्स घुसते हैं। कमरे में चंदन मिश्रा के अलावा 2 और लोग थे। उसका एक अटेंडेंट दुर्गेश पाठक जो बक्सर का ही रहने वाला था, दूसरा व्यक्ति कृष्णकांत पांडे था। शूटरों ने जब चंदन मिश्रा की हत्या की तो गोली के छर्रे दुर्गेश पाठक के पैर की उंगली में भी लगे। तो वहीं कृष्णकांत पांडे बचने के लिए बाथरूम में घुस गया। बताया जा रहा है कि कमरे में तौसीफ और बादशाह ने पूरी वारदात का वीडियो भी बनाया। वारदात को अंजाम देने के बाद एक एक कर पहले 4 शूटर कमरे से बाहर निकले, पिस्तौल को छिपाया और भागते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकले। सबसे आखिर में सुपारी किलर तौसीफ और बादशाह निकलता है। कमरे से निकलने के बाद वो अपनी पिस्तौल को छिपाता है और बाकियों की तरह दौड़ते हुए नहीं, बल्कि बड़े आराम से हॉस्पिटल से निकलता है, जैसे लगता है कि उसे किसी का डर नहीं है। तौसीफ बादशाह पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। वो खुद को बादशाह कहलवाना पसंद करता है। सुपारी लेकर मर्डर और वसूली करना उसका धंधा है। फुलवारी शरीफ इलाके में जमीन की खरीद बिक्री का कारोबार भी करता है। तौसीफ ने पटना के सेंट कैरेंस स्कूल से पढ़ाई लिखाई भी की है। आशंका जताई जा रही है कि तौसीफ ने ही चंदन मिश्रा की हत्या के लिए सुपारी ली, वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी 5 शूटर्स हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो 6ठा शूटर पहले से इंतजार कर रहा था। उसकी बाइक पर 2 शूटर्स बैठते हैं। वो बाइक चला रहा होता है और बीच में बैठा शूटर आराम से पिस्तौल लहराकर भागता दिखता है। इस वक्त सीसीटीवी में सुबह 7:25 होते हैं। उसके करीब 10 सेकंड बाद एक दूसरी बाइक आती है जिस पर 3 शूटर्स हैं। बाइक पर सबसे पीछे तौसीफ बैठा हुआ है, यानी शूटआउट को लीड तौसीफ ही करता है। मर्डर करने में सबसे आगे रहता है और भागने में सबसे पीछे। बताया जा रहा है कि चंदन के मर्डर के पीछे उसका इंस्टाग्राम डील है। पैरोल पर बाहर आने के बाद चंदन मिश्रा ने अपनी रील सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी, जिससे शूटरों को उसके बारे में पता चला, जिसके बाद उसकी हत्या की गई। यहाँ पर पुलिस भी आई, पूरे मामले की छानबीन भी की। पुलिस ने क्या पूछा, आप लोगों से क्या जानकारी ली? पुलिस यहाँ पे आई थी, वेरिफिकेशन किया गया और कैमरा हमारा चेक किया गया। तो हमारे जो कंपनी का कैमरा है उसमें अब क्या दिखाया वो तो सर हम लोग को नहीं बताए हैं, लेकिन सुनने में आया 7 बजे में परसों हुआ था और वो सुबह से ही मीडिया वाले आके अपना वेरिफिकेशन। ये काले रंग का गेट भी दिख रहा है, सीसीटीवी रंग का गेट देख रहा है। अब यहाँ पे क्या है वो तो कैमरा बताएगा। आप लोगों ने देखा कि 5-6 आदमी यहाँ खड़े हैं? ये तो हम नहीं देख पाए हैं, हम लोग क्योंकि अंदर में ड्यूटी करते हैं। इसी रास्ते से अपराधी आए भी और इसी रास्ते से भागे भी? ये हमको पता नहीं है, नहीं देख पाए, लेकिन कैमरा बता रहा है। कैमरा में क्या हुआ नहीं हुआ, कैमरा में वो मीडिया में बिल्कुल साफ तस्वीर हाँ साफ तस्वीर आ गया है, इसी देख के भागा है वो। लेकिन हमको अंदर ड्यूटी करते हैं, सर लोग आए थे, डीएसपी ने किसी को यहाँ से ले भी गई है पूछताछ के लिए? नहीं, पुलिस नहीं ले गई है किसी। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस ने जो किसान वाली थ्योरी दी, उसने विपक्ष को नीतीश सरकार को घेरने का और बड़ा मौका दिया।
आरजेडी और कांग्रेस बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ पर नीतीश कुमार से सवाल पूछ रही है। बिहार जो है सहमा हुआ है, लगातार अपराधी जो है घटना को अंजाम दे रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। पुलिस प्रशासन जो है, कल इनके एडीजी का बयान आता है कि मानसून में अपराध जो है बढ़ता है, यानी इतना बचकाना बयान है ये कि पलड़ा झाड़ रहे हैं, यानी कि इनसे अपराध कंट्रोल नहीं होता। और ये सीज़न बता रहे हैं कि ये सीज़न में जो है अपराध होता है। तो अब आप समझ जाइए कि पुलिस ने भी हाथ जो है खड़ा कर दिया कि हम जो है अपराधियों से नहीं निपट पाएंगे। हम जो है मानसून चल रहा है इसलिए अपराध बढ़ जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये पुलिस का बयान है। तो हमने तो पहले भी कहा, इन लोगों ने एनडीए के आने के बाद जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी विजय हो चुके हैं और सम्राट हो चुके हैं। किसान अन्नदाता है, ये मेहनत करके खाता और खिलाता है और किसान अपराध में नहीं रहता है। जो मुफ्त के खाता और खाने की बात करता है वो अपराध करता है और अपराधी बचेगा नहीं। कोई भी माँ अपराधी के लिए नहीं होगा, सरकार कानून का राज स्थापित करेगा। कि किसानों के द्वारा अब वो किस संदर्भ में हमने सुना नहीं है, लेकिन ये कतई उचित नहीं है। किसान अपराध से दूर दूर तक वास्ता नहीं रखता। बिहार में अपराध का ग्राफ ऊंचा होता जा रहा है तो वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ठोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल से निपटने के लिए एक ही मॉडल है। योगी ने समझा दिया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी ट्रैक पर चल रही है। लड़की को अगर छेड़ा तो 24 घंटे के अंदर शोहदा लंगड़ा हुआ। बदमाश कोई लफंगा हो या 1 लाख का इनामी हो, इलाज सबका बराबर होगा। ठीक वैसे जैसे फर्रुखाबाद में हुआ। एक तरफ बिहार है जहां अपराध बेलगाम है, नीतीश कुमार पर सवाल है और पुलिस प्रशासन कटघरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है जहां ना महिलाओं का अपमान बर्दाश्त होगा, ना जातीय संघर्ष के जरिए बांटने वाली साजिश। योगी का संकल्प है विरासत के साथ साथ आस्था। नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। अब भगवा गमछा ओढ़कर उत्पात मचाने वाला भी धरा जाएगा। बिहार में मर्डर पर मर्डर, क्या योगी मॉडल की जरूरत? क्राइम का भूत जागा, योगी मॉडल ही निपटने का रास्ता। क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। लूट, मर्डर, छेड़खानी की सजा मुकर्रर, हाफ या साफ करने वाला एनकाउंटर। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। बिहार क्राइम के बढ़ते ग्राफ से करा रहा है। एक के बाद एक मर्डर के बढ़ते मामलों ने नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में बिहार में अब योगी मॉडल से इलाज की मांग बढ़ती जा रही है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। छात्रा से छेड़खानी करने वाले शोहदे को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया। हाफ एनकाउंटर कर मनचले को बाइक से जमीन पर पटक दिया। बाइक और तमंचा स्पॉट से जब्त किया गया। पुलिस ने जाल बिछाया, घेराबंदी की, छात्रा से छेड़खानी करने वाले को पकड़ने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। गिरफ्त से बचकर भागने में जुटे शोहदे ने पुलिस टीम को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। चकेरी पुलिस की एक आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई है। जो मुठभेड़ में आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम आदित्य गुप्ता है। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है और वहां मौके से एक जो मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग की गई थी वो बरामद हुई है। एक कंट्री मेड वेपन, एक जिंदा लाइव कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसमें यह वांछित था। उस मुकदमे में इसने एक छात्रा जो कि 12वीं क्लास में पढ़ने वाली थी उसको सरेराह इसके द्वारा छेड़खानी की गई थी। उसके आबरू पे हाथ डाला गया था और उस पे अश्लील फप्तियां कसी गई थी। यूपी के फर्रुखाबाद में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया। 55 साल का आरोपी मनु सुभाष एक साइको था। घूम घूम कर मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था।
पहले से ही कई आपराधिक मामलों में रजिस्टर्ड था। हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई संगीन केस दर्ज थे। 1 लाख का इनाम घोषित था। उसे जंगलों में घेर कर मार गिराया गया। सर्च अभियान के दौरान बदमाश ने अटैक कर दिया। एक गोली एसओजी इंचार्ज सचिन चौधरी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए मौके पर शातिर अपराधी का काम तमाम कर दिया। 8 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार और हत्या में वांछित 50,000 का इनामी अभियुक्त आज पुलिस मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग में घायल हो गया, जिसे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। इसमें पहले में पूर्व में भी हत्या और अपहरण जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इस संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार में योगी मॉडल की जरूरत क्यों है, इसके लिए ये आंकड़े देखिए। 8 साल की योगी सरकार ने किस तरीके से यूपी से अपराधियों को साफ किया है। मार्च 2017 से अब तक 238 क्रिमिनल एनकाउंटर में ढेर हुए। पुलिस की कार्रवाई में 9,467 अपराधियों के पैर में गोली लगी। 8 साल में 30,000 से अधिक बदमाशों को अरेस्ट कर सलाखों के पीछे भेजा गया। धरपकड़ की 14,000 से ज्यादा कार्रवाई की गई, जिससे कानून का राज स्थापित हुआ। के लिए प्रशासन है, उसके लिए एक सिस्टम है, उसका समाधान करने के लिए तुम वहां जाकर के जबरदस्ती दरोगा की भूमिका में जाओगे तो पिटोगे, ये जरूर उनको समझाने की आवश्यकता है। जो बीच में आकर के जबरन करने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द को बनाने में भी इससे बड़ी एक अच्छी भूमिका का निर्वहन आप सबके स्तर पर हो पाएगा। वर्तमान में इस सावन का महीना है। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना। इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में पिछले 8 साल से यूपी पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बढ़ रही है। क्राइम और क्रिमिनल के खिलाफ पहले दिन से जारी एक्शन आज भी फुल स्पीड में है। आगजनी करने वाला एक व्यक्ति, वह केसरिया गमछा बांधा हुआ है, लेकिन आगजनी करते समय अचानक उसका गमछा निकला, आगजनी करते करते उसके मुंह से निकल पड़ा या अल्लाह। तो मैंने कहा देखो, इस समुदाय हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत गमछा बांध करके और पूरी व्यवस्था को अपमानित कर रहा है। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी। यूपी में कानून से खिलवाड़ के बाद फॉरेन एक्शन का ट्रेंड सेट हो गया। इसी साल मई महीने में 27-28 तारीख के बीच ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। 24 घंटे में 14 मुठभेड़ से 8 शहर हिल गए। जून के शुरुआत में लखनऊ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। 3 साल की बच्ची से दरिंदगी हुई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी दीपक वर्मा को मार गिराया। जुलाई में अभी 48 घंटे में अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन हुआ। आगरा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, आगरा, कानपुर और जौनपुर में मुठभेड़ हुई। सीएम योगी ने आज क्लियर मैसेज दिया, भारत की आस्था और विरासत से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कावड़ यात्रा चल रही है। समाज का सबसे, यानी
श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। क्राइम के खिलाफ यूपी पुलिस सभी 75 जिलों में एक ही मोड पर काम कर रही है। अब बिहार में भी चुनाव से पहले योगी मॉडल लाने की मांग उठ रही है। बिहार में कई नेताओं ने योगी मॉडल की वकालत की है। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात होगी बंगाल की, जहां अगले साल होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और उसके लिए सरगर्मियां अभी से तेज हो चुकी हैं। 2 महीने के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बंगाल दौरे पर पहुंचने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में मोदी के दुर्गापुर में रैली होने वाली है। इस दौरान मोदी बंगाल को कई सारी सौगात देंगे। तो मोदी के 3 दिन के बाद ममता की भी एक बड़ी रैली होने वाली है। बंगाल में बीजेपी का बड़ा इम्तिहान होना है। बीजेपी के सामने चैलेंज ममता का किला ध्वस्त करने का है, लेकिन उसके पहले बीजेपी की अंदरूनी कलह सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी का एक बड़ा चेहरा मोदी की रैली के दौरान मौजूद नहीं रहेगा। आखिर बंगाल बीजेपी में क्या चल रहा है, समझने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार के बाद बंगाल में पीएम मोदी। बंगाल में चुनावी शंखनाद करेंगे मोदी। मोदी के दौरे से पहले बंगाल बीजेपी में मतभेद। पीएम मोदी की रैली में दिलीप घोष मौजूद नहीं। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। बिहार से मोदी सीधे बंगाल पहुंचेंगे, जहां दुर्गापुर में बड़ी रैली को संबोधित कर बंगाल में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। मोदी की एक दिन में बिहार और बंगाल की रैली से साफ है कि बीजेपी दोनों राज्यों में चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। बीजेपी बंगाल के चुनाव में पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। इसीलिए अगले साल के शुरू में होने वाले चुनाव से पहले मोदी की रैली रखी गई है। बंगाल में बीजेपी के सामने ममता बनर्जी का किला फतेह करने की चुनौती है। ममता लगातार 14 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई है। बीजेपी पूरी ताकत झोंकने के बावजूद ममता को कुर्सी से बेदखल नहीं कर पा रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 77 सीट से संतोष करना पड़ा। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने 42 में से 29 सीटों पर अपना परचम लहराया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कानून व्यवस्था, मुस्लिम तुष्टीकरण और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर ममता को घेर रही है। आरजी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के खिलाफ दरिंदगी के बाद पूरा बंगाल सड़क पर उतर आया था। तो वक्फ कानून के नाम पर मुर्शिदाबाद में हिंदू विरोधी हिंसा हुई, उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इसके बाद बीजेपी अगले विधानसभा चुनाव से पहले ममता को घेरने की तैयारी कर रही है। लेकिन ममता से दो हाथ करने से पहले बीजेपी के अंदर का मतभेद खुलकर सामने आ रहा है। इसके केंद्र में है पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष, जिनका बीजेपी के साथ मतभेद बढ़ता जा रहा है। आज पीएम मोदी जब दुर्गापुर में रैली करेंगे तो मंच पर दिलीप घोष मौजूद नहीं होंगे। दिलीप घोष को आज दिल्ली बुलाया गया है, जहां उनकी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात है। दिलीप घोष का कहना है कि इस रैली के लिए उन्हें बुलाया ही नहीं गया है।
দিল্লি যাচ্ছি। হ্যাঁ, দিল্লি যাচ্ছেন, মানে আমাদের সবার বক্তব্য আপনি তো বলেছিলেন যে কর্মী হিসেবে আপনি আজকে মোদির সভায় যাবেন। আমাকে কর্মীরা ডেকেছিলেন, তাই আমি হ্যাঁ করেছিলাম। পার্টি ডাকেনি, হয়তো পার্টি চায়ও না আমি যাই, অস্বস্তি হবে, সেই জন্য আমি যাচ্ছি না দুর্গাপুরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা। আর দিল্লি যে চলে যাচ্ছেন সেটাকে অ্যাভয়েড করার জন্য না কোনো কাজ আছে? দিল্লিতে বিশেষ কাজে যাচ্ছি, পার্টিরই কাজে যাচ্ছি। ये इस साल का दूसरा मौका है जब दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की रैली में मौजूद नहीं रहेंगे। इसके पहले मोदी ने 29 मई को अलीपुर द्वार में रैली की थी, तब भी मंच पर दिलीप घोष मौजूद नहीं थे। इसके बाद 1 जून को अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तब भी दिलीप घोष कहीं नजर नहीं आए। अब आज भी मोदी के साथ मंच पर दिलीप घोष मौजूद नहीं रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बुलाया है, उनके साथ मेरी बातचीत हुई, वो दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम क्या शामिल नहीं? दिल्ली में रहेंगे वो, तो दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व बुलाया है तो जाना पड़ेगा ना। मुझे भी बुलाता तो मुझे वहां पे जाना पड़ता। आज मेरा इंपॉर्टेंट मीटिंग था, अगर आज ये प्रोग्राम होता तो मैं नहीं आ पाता। सवाल है कि आखिर एक समय पश्चिम बंगाल में बीजेपी का चेहरा रहे दिलीप घोष पार्टी से अलग थलग क्यों पड़ रहे हैं? 2021 तक बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष से बीजेपी का क्यों मोहभंग हो गया है? क्या 2021 विधानसभा चुनाव में हार दिलीप घोष को महंगी पड़ रही है? इसका जवाब शायद आने वाले दिनों में मिल जाए। लेकिन 2021 में सुकांता मजूमदार के पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बनने के साथ ही दिलीप घोष का ग्राफ जो नीचे गिरना शुरू हुआ वो अभी तक थमा नहीं है। सुकांता मजूमदार से दिलीप घोष की नहीं बनी तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी के साथ भी दिलीप घोष के मतभेद रहे हैं। दिलीप घोष को लग रहा है कि शुवेंदु अधिकारी ने पूरी पावर अपने हाथों में ले रखी है। बंगाल बीजेपी में तकरार 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी दिखी, जब दिलीप घोष को मेदिनीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। वो 2019 में मेदिनीपुर सीट से ही चुनाव जीते थे, लेकिन 2024 में दिलीप घोष को वर्धमान दुर्गापुर सीट से टिकट मिला, जहां से वो चुनाव हार गए। इसके बाद दिलीप घोष ने अपने साथ साजिश और पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया था। अब आज उसी वर्धमान दुर्गापुर के इलाके में मोदी की रैली हो रही है और दिलीप घोष को बुलावा नहीं मिला है। पीएम मोदी की रैली से पहले ममता बांग्ला भाषा की सियासत पर आ गई हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाली भाषियों का अपमान करने या फिर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी इसी मुद्दे पर कोलकाता में मार्च भी निकाल चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ममता को क्या जवाब देंगे, इस पर सभी की नजरें होंगी। साथ ही मोदी बंगाल के विकास के लिए खजाना भी खोलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद पीएम मोदी दुर्गापुर में रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो पश्चिम बंगाल को 5,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट की सौगात देंगे। मोदी दुर्गापुर में करीब 6 साल बाद रैली करने वाले हैं। मोदी की रैली के 3 दिन बाद 21 जुलाई को कोलकाता में ममता शहीदी दिवस रैली को संबोधित करेंगी। इस दौरान वो टीएमसी के विधानसभा चुनाव प्रचार का आगाज कर सकती हैं। ममता पहले से ही बीजेपी पर आक्रामक हैं। 2 दिन पहले ममता बंगालियों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर कोलकाता की सड़कों पर उतरी थी। इस दौरान उन्होंने पूरे देश में बंगाली भाषी लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया। इस दौरान ममता ने चुनौती दी कि अब वो ज्यादा बंगाली बोलेंगी, सरकार चाहे तो उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दे। আমি এখন ঠিক করেছি আমি বাংলায় বেশি করে কথা বলবো, ক্ষমতা থাকলে আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে আগে রাখো, বাংলা ভাষায় কথা বলার লোকেদের আগে, हिंदी भाषीদের রাখলেও আমি করব। हम इज्जत करते हैं हर तरह और भाषा भाषी को हम सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न हो, हर भाषा को हम सम्मान करते हैं। हर इंसान जो इंडिया का नागरिक है हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन इसको मतलब नहीं होता है कि बंगाली का ऊपर आप अत्याचार करे, ये हम नहीं छोड़ेंगे। ये तय है कि पीएम मोदी अपनी रैली में ममता के आरोपों का करारा जवाब देंगे। पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही रैली का एजेंडा सेट कर दिया। मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर टीएमसी पर करारा अटैक किया। मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल टीएमसी के कुशासन की सजा भुगत रहा है।
लोग बीजेपी की तरफ उम्मीद के साथ देख रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि केवल बीजेपी ही विकास कर सकती है। पीएम मोदी ममता पर जोरदार अटैक करेंगे, साथ ही पश्चिम बंगाल के विकास के लिए खजाना भी खोलेंगे। मोदी आज बांकुड़ी और पुरुलिया जिलों के लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 1950 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही मोदी 132 किलोमीटर लंबे दुर्गापुर कोलकाता नेचुरल गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये पीएम ऊर्जा गंगा योजना के तहत तैयार जगदीश हल्दिया और बोकारो धामरा नेचुरल गैस पाइपलाइन का हिस्सा है। ये सेक्शन 1190 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस प्रोजेक्ट के तहत पूर्वी वर्धमान, हुगली और नादिया जिलों में लाखों घरों तक प्राकृतिक गैस पहुंचेगी। मोदी 36 किलोमीटर लंबे पुरुलिया कोटशिला रेल लाइन डबलिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, जिस पर 390 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसमें जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची और कोलकाता जैसे औद्योगिक शहरों के बीच माल ढुलाई आसान होगी। सड़क क्षेत्र में भी विकास को रफ्तार देते हुए पीएम मोदी पश्चिम वर्धमान जिले के टोपसी और पांडवेश्वर में बने 2 नए रोड ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। सेतु भारतम योजना के तहत बने इन पुलों पर 380 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए हैं। मोदी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के तहत स्थापित फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। दुर्गापुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन और रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन पर यह सिस्टम 1457 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। मोदी और ममता के तेवर बता रहे हैं कि बंगाल में अब की बार जोरदार संग्राम होने वाला है। पीएम मोदी इस बार बंगाल में बाजी पलटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बार का चुनाव टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं होने वाला।